Hi buddy, how are you? And I think you are all are good. So I'm starting now the 22nd अप्रैल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज न्यूज़पेपर में कवर कर किए गए हैं द हिंदू के द्वारा या चाहे चाहे ओआरएफ के थ्रू हो चाहे द इंडियन एक्सप्रेस के हो। मैंने यहाँ से सारे सारे पेपर जो कलेक्ट करने की कोशिश की है और मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूँगा कि क्या कौन कौन से टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट क्या इनके इंपॉर्टेंट फिनोमिना क्या है। ओके, इसका इम्पोर्टेंस हम इसका ले सकते हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंस के अंदर सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि ये है 22 अप्रैल का न्यूज़पेपर। ओके, 22 अप्रैल का न्यूज़पेपर है। इसमें हम जो पहले बात करेंगे ये है कि हाउ इलेक्शन कमीशन डिसाइड ऑन द पार्टी सिंबल को किस तरह से इलेक्शन कमीशन जो सिंबल को प्रोवाइड करती है वो हम देखेंगे इसके अंदर। ओके, फिर हम देखेंगे इसके अंदर रेगुलेशन फ्रेमवर्क ऑफ स्पेशल इक्विजिशन एक्ट। ये कंपनी क्या होती है, कंपनी क्या इसके अंदर ये मतलब कंपनी के अंदर एक्विजिशन क्या है, जो प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेती हैं वो सब कुछ होता है। ओके, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ये मैं आपको इसे बताने की कोशिश करूँ। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इससे हमें क्या, इसे क्या मिटिगेट करना चाहिए, इसका रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट कैसे करना चाहिए। और एक कमेटी का नाम है सोनीपचर मॉडल, वो भी हम इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ओके, एक एक का नाम है नासा इसरो निसार मिशन। ये क्या है मैं आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ये कौन सा मिशन है, कौन से इसके ऊपर जा रहा है। ओके, यूरोपा, ये भी मैं एक मेन थिंग है। यूरोपा के बारे में आपको इसमें बताने की कोशिश की जाएगी। यूरोपा क्या चीज़ है, यूरोपा कौन से सैटेलाइट्स है। ओके, G20 तो आपको पता है, G20 आप देख लेना। ये एक होता है फिंकुलेशन, ये फिंकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। ये इंडियन पेमेंट बैंक का एक पार्ट है। सिविल सर्विस डे आपको सबको पता है, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है वो 21 अप्रैल में ही सिविल सर्विस डे बनाया जाता है। ओके, जो कि हमारे क्या नाम है उस, सॉरी सॉरी आई एम चेक नाउ। ओके, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, सो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। सो लेट स्टार्ट नाउ, और हम स्टार्ट करके हम देखते हैं ये क्या क्या करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं पहले हाउ इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड द पार्टी सिस्टम, तो यहाँ ओके ओके, तो आपको अभी यहाँ पर मुझे लग रहा है मेजर सही से यहाँ पर आपको बिल्कुल विजुअलिटी नहीं आ रही होगी। सो अभी आप क्लियर कर देता हूँ, सॉरी। सॉरी फॉर डिले एंड नाउ राइट नाउ दिस इज द गुड। ओके, ये आपको यहाँ पर मुझे लग रहा है क्लियर होगा, 100% क्लियर है। ओके, ये क्लियर होगा आपको यहाँ। ओके, तो ये हाउ इलेक्शन पार्टी था। इलेक्शन पार्टी हैव द प्रोवाइडेड 3 लिस्ट। ये जो इलेक्शन कमीशन है वो करती है कि 3 लिस्ट, वो 3 लिस्ट प्रोवाइड करती है। इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या है, 3 लिस्ट प्रोवाइड करती है। और 3 लिस्ट के अंदर वो हमें देखना होता है, और जो इसमें इलेक्शन पार्टी होती है वो चेक करती है 3 लिस्ट में हमें कौन सा इसमें हमें हमें पसंद करना है, कौन सा नहीं करना है। असल में उसमें हम अपने एक चूज़ करके दे देते हैं तो हमारे लिए वो डिक्लेयर हो जाता है। ओके, पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये भी एक मेन चीज़ है कि पावर, इसके इलेक्शन कमीशन का ये पावर ही तो होगा ना, होगा पावर तो होगा ही। तो पावर हम देखने के लिए पावर के हम अगर हम देखा जाए तो क्या है कि इलेक्शन सिंबल जो है रिजर्वेशन ऑफ अलॉटमेंट 1968 एम्पावर द इलेक्शन कमीशन टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट सिंबल। ये सिंबल जो है कौन से पार्ट से वो है 1968 में अलॉटमेंट किया गया था रिजर्वेशन के तौर पर। ये एक पावर है इलेक्शन कमीशन की, वो सिंबल देने की पावर। ओके, और मैंने कहा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सिंबल आर देयर, कितने सिंबल है। 8 नेशनल पार्टी, आपको पता है कि पार्टी कितनी है। पार्टी जो पार्टी सिस्टम जो पता है आपको पता ही है। नेशनल पार्टी है और एक क्या 8 नेशनल पार्टी एंड 64 पार्टीज अक्रॉस द कंट्री हैव द सिंबल रिजर्व। उनके सिंबल को जो रिजर्व कर रखा है उनके सिंबल कोई ले सकता है। जैसे कि जैसे ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि कांग्रेस का एक हाथ हैंड है, और जो बीजेपी है उनका एक फ्लावर है। उनका एक फ्लावर है, फ्लावर कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि बिल्कुल क्लियर करके कि ये हमें पार्टी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ होती है। मतलब एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंस नहीं है, वो आपको इसमें देखना होगा। ओके, सो अगर हम आगे चलते हैं।
सॉरी सॉरी फॉर डिले। तो ओके, थर्ड पॉइंट हम ये देखते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इसके बारे में भी बताऊंगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और स्पेशल पर्पसेस के बारे में। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ओके, तो ये क्या है, एक स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी होती है, रिपोर्टर में बिल्कुल जब हम बताती है, मतलब एक स्टैंडिंग कमेटी अंदर रिपोर्ट पास की थी। ये रिपोर्ट एक रिपोर्ट है, उसके अंदर क्या बताते हैं कि ह्यूमन एनिमल कंप्लेंट क्यों होते हैं, ओके। और ये इसके अंदर ये है वर्ल्ड वाइड फोरम एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी इन्होंने बताई थी किस तरह से इसे हम कम कर सकते हैं एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और इसके रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट क्या रिपोर्ट है और क्या इंडियन सिनेरियो के अंदर क्या है, और एक इसका सोनिप्चर मॉडल इसका क्या है, ये मैं इसमें आपके कम्प्लीटली बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ, ओके। सो ओके, ये हम देखते हैं कि ये जो ए रिपोर्ट टाइटल द फ्यूचर फॉर ऑल, ये क्या रिपोर्ट क्या हमें बता रही है कि रिपोर्ट टाइटल द फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंट वाई द रिलीज बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड द यूनाइटेड एनवायरनमेंट प्रोग्राम, क्या हुई थी जुलाई 2021 में हुई थी। उसमें क्या बता रहे हैं, ये बताने इसमें कोशिश की जा रही है कि जो इसमें एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं काफ़ी हाई लेवल पे हो रहे हैं, जैसे कि हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट। अब इसमें रिपोर्ट के अंदर क्या हाईलाइट किया गया है, अब जैसे है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ह्यूमन एनिमल द वन ऑफ द मेन थ्रेट्स ऑफ द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट आइकॉनिक स्पेसिस। और मैं आपको एक छोटी सी बता देता हूँ, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैव द फॉलन एन एवरेज 68% 1970 से लेकर अब तक 68% जो है वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन की बिल्कुल उसमें डिक्रीज हो चुकी है। तो ये फॉलन है, गिर रही है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज हो रही है। तो इसमें भी देखने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से हमें स्टेबल से बनाया जाए, ओके। ये भी एक मेन पॉइंट है, ओके। तो अगर हम देखा जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट होते क्यों है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक छोटी सी जगह होती है, तो जहाँ वहाँ पर टाइगर्स हैं या कोई भी A to Z चीज़ है वहाँ पर जो कि फ्लोरा फोना है, तो उसमें क्या होता है कि जब गवर्नमेंट नेशनल पार्क का उसे मतलब कि उसे स्टोरेज कर देती है, नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसमें क्या होता है कि ये काफ़ी बड़ा एरिया, वाइडर एरिया कवर कर लेते हैं। तो उसमें आने वाले परिवार, घर वगैरह सब उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो उन्हें वो क्या होता है डिस्टेबलाइज कर देते हैं उन्हें दूसरी जगह पे, तो डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं उस जगह से वहाँ से। तो बट उनका कुछ का काम होता है, उनके कुछ मतलब उनकी ज़मीनें होती हैं, तो वो छोड़ के नहीं जाना चाहते, इसलिए वहाँ पर क्या होता है वो खेती बाड़ी जैसी करते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी सारे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं। तो अब इंडिया के सिनेरियो में मैं आपको बात करता हूँ। Over the 500 elephant were killed between 2014 to 2015। मतलब 2014 से 2015 के बीच में 500 हाथी के मतलब के जो है वो किल्ड हो चुके हैं। ये कब हुए हैं, ये ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हुए हैं, ओके। ड्यूरिंग द सेम पीरियड, अगर हम सेम पीरियड की बात करते हैं कि ये हो जाए 2361 पीपल वर किल्ड द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एलिफेंट। ये भी एक बहुत बड़ी मतलब कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, किस तरह से मिटिगेट करना है। अभी आता है सोनेप्चर मॉडल पे। अब ये मॉडल है क्या, ये है वर्ल्ड फॉर वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। इंडिया हैज डेवलप द लो कॉस्ट सिंगल स्टैंड नॉन लीथल इलेक्ट्रिक फेंस इज द गार्डिंग द क्रॉप्स फ्रॉम एलिफेंट। एलिफेंट से बचाने के लिए काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर वगैरह लगाते हैं। तो हमें इससे क्या करना चाहिए, वहाँ पर जैसे रेलवे लाइन है चाहे वहाँ पर, तो इसमें क्या ना मधुमक्खी जो होती है ना आपने 20, तो 20 के बाद सुन के ना हाथी बिल्कुल एक थोड़ा सा पीछे बढ़ जाता है। तो हमें ये चाहिए कि रेलवे ट्रैक हो, चाहे हमारा जो फसल हमारी क्रॉप जो है क्रॉपिंग टाइम है, तो वहाँ पर हमें थोड़ी बहुत वी कल्चर को अपनाना चाहिए, जिससे कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा कम हो सके। तो ये थी। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। ये जो है हमारा ये है नासा इसरो निसार मिशन। ये नासा इसरो मिशन क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जुपिटर देख रहे हैं हम, जुपिटर का सॉरी ये बोल गया, ओके। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग विद द नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दोनों का कोलैबोरेशन क्या है, कोलैबोरेशन किस चीज़ के अंदर क्या है, मैं आपको इसके अंदर बता देना चाहता हूँ। कोलैबोरेशन जो कोलैबोरेशन तो है ही दोनों का, नेशनल एरोनॉटिकल नासा और इसरो का। तो निसार मिशन का शेड्यूल है तो 2023 के अंदर ये होगा। अबाउट निसार के अंदर हम बात करते हैं तो ये एक निसार जो है इट इज़ द ऑप्टिकल स्ट्रेटजी हज़ार द ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज। ये जो
change the help the manage natural resource better and the provide information scientists the better understanding affect the peace and climate change. क्लाइमेट चेंज को जो अफेक्ट वगैरह करते हैं उस चीज़ को हमें बिल्कुल बारीकी से पता लगेगा कि क्या हमारे मतलब कि किस तरह से कौन सी चीज़ हमें मतलब अफेक्ट कर रही है हमारे इन्वायरमेंट को, या कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट पहुंचा रहे हैं। ओके, अभी इसमें क्या है, ये जो निसार है ये कैसे ग्लोबल एवरीडे मतलब कि 12 डेज़ के अंदर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेगा और थियर के मिशन के लिए रहेगा। इसमें क्या होता है, अर्थ एंड लॉन्ग सीट मतलब आई सीट वगैरह को ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंट व्यू ऑफ द प्लेनेट, मतलब कि ये मॉनिटरिंग करता रहेगा कि जो प्लेनेट है वो कब ये जो आइस वर्ग है ये आइस वर्ग कब खिसक सकते हैं, कब किसके क्या क्या हमारे से क्या इसमें फिनोमिना हो सकता है, क्या इसमें ट्रेजेडिटी हो सकती है आने टाइम में, तो इससे हमें बचने का क्या क्या उपाय हैं ये भी हमें इसमें समझना पड़ेगा। तो ओके, ये हमारा था निसार के बारे में। अगर हम चलते हैं आगे, हमारा आगे है यूरोपा के बारे में तो काफ़ी कुछ जानने के लिए है इसमें। यूरोपा में डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, जुपिटर है, जुपिटर का एक मून या सैटेलाइट बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं यूरोपा। तो यूरोपा के अंदर क्या है, यूरोपा एक ये ऐसा है कि जो हमारा अर्थ है उससे हमारा 4 गुना छोटा है ये, मतलब 4 उससे छोटा है, द स्लाइटली स्मॉलर देन द अर्थ, द मून द डायमीटर अबाउट द 1/4 ऑफ दैट अर्थ, द यूरोपा हैज़ द वेरी द थिन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर। मैं बिगेस्ट इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन की गई है वहाँ पर नासा के द्वारा, मोस्टली नासा के द्वारा ही होता है सब कुछ। तो उनके द्वारा क्या है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन की एक लेयर है, तो वो यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है यूरोपा में। ओके, तो ये इसका एक पॉइंट है आज। चलो अगर हम आते हैं हम यहाँ पर अपने यहाँ आते हैं हम अफ्रीकन स्वाइन फीवर 7 पॉइंट पर। अगर हम आते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर पे, तो यहाँ देखते हैं कि साउथ अफ्रीका का जो स्वाइन फीवर है वो अफ्रीका स्वाइन फीवर है द रिपोर्टेड द ब्रीडिंग फार्म ऑफ द सेफाही जिला डिस्ट्रिक्ट इन त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इसे फाउंडेड किया है। कहाँ पर ये है, सफाई जिला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सफाई ज़ाला डिस्ट्रिक्ट है। ओके, और इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। तो स्वाइन फीवर में क्या है, किस तरह से क्या करता है, वर्क करता है। तो हाईली कंटेन इन द फर्टाइल एनिमल डिसीज़, एक ऐसी डिसीज़ है कि जो हमारे जो एनिमल टू ह्यूमन बीइंग के अंदर फर्टाइल होती है। ओके, फर्स्ट डिटेक्ट इन अफ्रीका 1920, अफ्रीका के अंदर ये 1920 के अंदर डिटेक्ट किया गया था। ओके, अगर हम बात करते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि हमारा 8वां सेगमेंट है, 8वां टॉपिक है इसके अंदर। ओके, ये जो है ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। ये एक ऐसे पोइट हैं, ही वाज द बंगाली पोइट राइटर। इन्होंने ही वाज द नेशनल सॉन्ग द वंदे मातरम, जो हम गाते हैं वंदे मातरम। ओके, ही इज़ द नॉवल द आनंद मंथ द वाज द टिक ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द सयासी द विद्रोह। ओके, तो ये इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बंगाली से नेशनलिज्म थे, और ये फ्रिक्शन इनके बंगाली फ्रिक्शन का मतलब ये है कि इन्होंने ये है दुर्गेश नॉनदेनी द पब्लिश इन 1865। मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा क्या है। तो इसमें इन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया था। ओके, तो अगर हम बात करते हैं अपने सिविल सर्विस डे, तो सिविल सर्विस डे कब आता है ये आपको पता होना ही चाहिए, हर किसी स्टूडेंट को। ये आता है 21 ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, द सिविल सर्विस डे द गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द फर्स्ट होम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल एड्रेस टू द एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ऑफ द ऑफिस 1947 मेट काफ हाउस ऑफ दिल्ली के अंदर इसे पहली बार इसे लेके आया गया था, और सिविल सर्विस डे को मनाया जाता है जब से लेकर। ओके, आते हैं इस पर फिंक्लोवेशन। अब ये फिंक्लोवेशन क्या है, इससे हमें क्या सोचने की वो मिलता है। तो फिंक्लोवेशन क्या है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, जो कि 100% गवर्नमेंट इसकी एंटिटी है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इससे वो करती है, मतलब कि इसे रिकॉग्नाइज करती है। इनिशिएटिव द कोलैबोरेशन फिनटेक एंड द कोलैबोरेशन कम्युनिटी ऑफ द को क्रिएट द इन्वॉल्वमेंट सॉल्यूशन फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन मैं आपको बताना हूँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि हमें 100% तो नहीं कह सकते, मगर हमें पूरे इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन बैठाना चाहिए। क्लस्टर अप्रोच के थ्रू कर रहे हैं कि अर्बन एंड रूरल सेक्टर के अंदर एज वेल एज हमें पूरे उसके पेमेंट बैंक या शेड्यूल बैंक हो, या फिर फिंक्लोवेशन
हमें हर तरह से गवर्नमेंट इसे प्रोवाइड कर रही है कि किस तरह से हर किसी को इंक्लूजन में लाया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब हर किसी की सिचुएशन को लास्ट मार्जिनलाइज सेक्शन जो है उनको भी फैसिलिटी पहुँचनी ही चाहिए। तो इसमें ये मेन चीज़ फैक्टर बताया गया है। तो अब आते हैं G20 ग्रुप है। अब G20 ग्रुप है क्या, ये आप देख रहे हैं, जैसे G20 है, G8 है, G7। अब मैं आपको बताऊँ G7 के अंदर ये कंट्री आती हैं। और B2 पावर तो आपको पता ही, सबको B2 पावर। G5 ग्रुप तो आप सबको पता ही होगा ऑलमोस्ट। चलो मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ, यूके है, फ्रांस है, ओके, यूके, फ्रांस, और ये क्या है, यूएस। तो ये क्या है, तीन तो हमारे हैं, यूके, फ्रांस, और एक होता है चाइना, और एक चाइना, और एक है रसिया। तो पांच जो है वीटो पावर है इनके पास में। ये ऐसे वो चीज़ें जिनका वीटो पावर है। ओके, ये एक एनुअल मीटिंग होती है एवरी ईयर। होती क्यों है कि अपनी कंट्री को ग्रोइंग करने के लिए होता है। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इंडिया एक पार्ट है इसका भी। ओके, इट इज़ द मेंबर अकाउंट ऑफ द 85% ऑफ वर्ल्ड GDP, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। 85% क्या है, वर्ल्ड की GDP को कवर करता है, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करता है। ओके, G20 समिट, द फॉर्मली द समिट फाइनेंशियल मार्केट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी को भी ये साथ में रख के ही चलता है। ओके, तो ये है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ओके, स्टेबलाइजमेंट क्या ये है, आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे 1997-1998 के बीच में। तो जब ये एक्नोलॉज हुआ था, पार्टीज थे मेजर अमेजिंग मार्केट कंट्रीज, उन्होंने ये पार्टीज खरीदी। ओके, दे कैन आल्सो द चूजन एंड इनवाइट नॉन मेंबर कंट्रीज अलोंग द कैश। इसमें से कोई भी कंट्री किसी को भी नॉन मेंबर के तौर पे और इसे एज ए गेस्ट के तौर पे नहीं इनवाइट कर सकती है। और द फर्स्ट G20 मीटिंग टुक प्लेस इन द वर्लिंग 1919 में हुई थी। आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस ईस्ट एशिया अफेक्ट द मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं इसमें जो इसमें बताने की कोशिश की गई है। सो थैंक यू फॉर। सो आज का टॉपिक है काफ़ी, मैं आपको बताता हूँ 22 अप्रैल के अंदर हमें काफ़ी सारे जिस आर्टिकल हमने देखे थे। ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार है, ये बार बार आते रहेंगे। जब तक न्यूज़ में अगर होंगे तो न्यूज़ में ये आते ही रहते हैं। तो मेरा आपसे कहने का वो है, इंटेंशन है मेरा आपसे कहने का कि आप इसे पहले से कवर करिए, और कवर करने के बाद में इसके आप नोट्स बना लीजिएगा, या आप इसकी फ़ोटो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जिसको भी अगर स्क्रीनशॉट चाहिए कुछ भी हो तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको इसे प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि ऐसे ही आपको 23 अप्रैल या आपको मिलते ही रहेंगे।